हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग को इंतजार था। आप सभी के जितने भी टेक्निकल वाले पेपर्स थे वो सभी चीज कंप्लीट हो गया। यानी फाइनली आज के दिन आप लोग जो साइंस 2 का पेपर देके आए हो, आज खत्म हो गया यार। थोड़ा सा चिल मारो क्योंकि अभी जो आपका नेक्स्ट पेपर है, दो पेपर सिर्फ बचे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। और जैसा कि आप जानते हैं ये पेपर कुछ भी नहीं होता यार, जस्ट अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना, चीजें को बाय हार्ट कर लेना, अपने आप ये पेपर अच्छा जाता है और आराम से 80 85 90 मार्क्स निकाल सकते हो। अगर आप एक एवरेज, मोर देन एवरेज या फिर पढ़ने वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली इतने मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी चीज के पहले, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि हाउ वॉज योर साइंस 2 का पेपर यार, कैसे था, कॉमेंट करके बताओ। इतना मेहनत किया आप लोग के लिए हम सभी ने, पूरे साल भर आपको पढ़ा के साइंस 2 के सब्जेक्ट में। और लास्ट क्लास में ये पिछले 2 दिन से हमने आपको LMR लाइव रिवीजन कराया था। अभिषेक सर हमारे साथ थे कंटिन्यूअस, उन्होंने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर का 2.5 से 3 नहीं 3 से 4 घंटे का लाइव रिवीजन लिया, फिर अगले दिन 2.5 घंटे का रिवीजन लिया। तो यार इतना मेहनत किया गया है आप सभी बच्चों के लिए, ताकि यार आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो यार बस ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा, थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि हाउ वाज योर पेपर। पेपर का एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने देखा तो इट वाज ओके टाइप का पेपर, मतलब इजी था। काफी बच्चों का कमेंटेशन आ रहा था सर इजी था। जिसने पढ़ाई की है उसके लिए तो बहुत इजी गया होगा, जिसने पहले पूरा साल भर पढ़ाई किया है उसके लिए तो मतलब इतना इजी था कि मोर देन 35 मार्क्स वाज वेरी इजी टू स्कोर। एंड डेफिनेटली आप सभी का होगा। लेकिन अगेन हमेशा की तरह एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जिसका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। लेकिन जिसका अगर अच्छा नहीं गया, एवरेज गया ना, तो टेंशन की बात नहीं है, मायूस मत होना। सिर्फ 2 एग्जाम और बचे हैं, इसको भी कंप्लीट कर दो। लाइव जो है ना दोस्तों बहुत बड़ी है, ये मात्र आपका एक 10वीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना और खुशी बनाओ। पहली बात तो ये कि आप लोग का 10वीं का पेपर खत्म होने वाला है। मात्र 2 दिन, मात्र 2 पेपर और 5 दिन बचे हुए। काउंट करोगे 20 तारीख हो गया, 25 तारीख को आपका आखिरी पेपर खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी का पेपर जिस दिन लिख कर आ रहे होंगे ना, स्कूल से जब लौट रहे होंगे, आपके सेंटर से जब आप घर को लौट रहे होंगे ना, तो मजा करके आ रहे होंगे। मेरे को याद है मेरा 10वीं का टाइम, जब आखिरी पेपर देके आया था तो हम लोग बीच पे, पहली बार जिंदगी में मैंने समंदर देखा था। मैंने उसके पहले 10वीं के पहले तक ना बीच पे गया नहीं था। तो हमारे बोईसर के लगभग 5-8 किलोमीटर के अंदर ना एक चिंचनी करके एक बीच है, वहां पे हम चले गए थे। 2-3-4 दोस्त लोग थे, हम लोग ने ऐसा 20-20 रुपया इकट्ठा किया था। वो टाइम पे सिर्फ 8 रुपया लगता था जाने के लिए तो बहुत नजदीक था। तो वहां पे जाके छोटा सा गेट टुगेदर और पिकनिक बना के आए थे हम लोग, एक एक वड़ा पाव खा के आए थे। तो बहुत खुश हुए थे हम लोग। उस टाइम पे 10th की बात कुछ और थी, लेकिन आज के डेट में आपके पास रिसोर्सेस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यार जो मैं फील कर सकता हूं आपके लिए ना, वो मुझे लगता है आप भी फील कर पाओगे। क्योंकि यार 10वीं का पेपर खत्म होने के बाद ना एक अलग सा रिलैक्समेंट मिलता है, और ये मैं चीज आप लोग के लिए फील कर पा रहा हूं। तो टेंशन मत लेना, 2 पेपर है मात्र, अच्छे से मन लगा के मेहनत कर देना। जितना यहां तक आयो ना, 1 महीना तक खींच के लाए हो ना यहां तक यार। 3 मार्च से पेपर इंग्लिश मीडियम का, 2 मार्च से हिंदी मराठी का चालू हुआ था, तो यहां तक खींच के लाए हो, लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। तो यार ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा और अच्छा एग्जाम में मार्क्स आएगा। टेंशन मत लो, रिजल्ट आएगा जून में, तो टेंशन मत लेना, सब देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अब जो हो गया भूल जाओ, अब आ जाओ अपने अगले सब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई हमेशा की तरह मैं लेकर आ गया वहां आप लोगों के लिए हमारे लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। हमेशा के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर आने वाला होता है, उसके जितने भी पहले, जब आपका इसका प्रीवियस पेपर खत्म होता है, तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं जो कि एक स्ट्रैटेजी लर्निंग वीडियो होता है। लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो जिसको हम नाम देते हैं। तो हम लेकर आए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कहां कहां से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड सभी चीज बताने वाला हूं विद माय एक्सपर्टीज। अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि यार आप लोगों के लिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए पूरा हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। और मैं कोई सोशल स्टडी टीचर नहीं हूं, नॉर्मल तौर पे आप देखा जाए तो आई कैन टीच प्रॉपरली मैथ्स, पूरा मैथ्स मैंने पढ़ा रखा है, और साइंस भी मैं टीच करता हूं, तो मैं पूरा पढ़ा रखा हूं। बट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये भी मैंने ही पढ़ा रखा है। अगर आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, अगर आप सर्च करोगे, मान लो आपका पहला चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट, सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है ना, अप्लाइड हिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें यूट्यूब पे सर्च करना, आपको हमारे वीडियोस भी रिकमेंडेशन में आ जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है। क्योंकि जो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है हिस्ट्री का, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को नॉलेज है। मैंने बहुत सारे लेसन, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरा चैप्टर मैंने ही पढ़ा है, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जो 8th स्टैंडर्ड तक होता है, तो 9th 10th अप टू 6th 7th 8th 9th 10th जो भी है मैंने ही पढ़ाया हुआ है। तो आई हैव सम एक्सपीरियंस, बट मैं बोलूंगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो लेकिन जितना हो सके हर चीज मैंने डाल रखा है। और अभी जो एग्जाम्स के बीच में जो गैप है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए। लेकिन अगेन एक मैं चीज बोलूंगा कि उस लेवल का मैं प्रॉपर सोशल स्टडी टीचर नहीं हूं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है। बस यही बोलना चाहूंगा। शुरुआत करेंगे
इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके रजिस्टर हो जाना। ठीक है, शुरुआत करें, चले ऑल द बेस्ट। अब शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। जैसा कि मैंने बोला, ऑल द सिलेबस आर कंप्लीटेड। समझ लो आपको चैप्टर पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का, कोई चैप्टर, कोई कंफ्यूजन है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा टाइप करो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। हिस्ट्री का समझ में नहीं आ रहा, हिस्टोग्राफी क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, टाइप करो हिस्टोग्राफी, आ जाएगा, हमारे वीडियो सर्च करो, पढ़ाई करते रहो। तो हिस्ट्री का हर चैप्टर कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस का भी ऑलरेडी हर चैप्टर कंप्लीट है और ज्योग्राफी का भी कंप्लीट है। तो जब ज्योग्राफी का पेपर आने वाला रहेगा हिस्ट्री के बाद में, तब आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं, थोड़ा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं नॉर्मल तौर पे, कि जैसे कि आज आप साइंस 2 का पेपर देके आ गए होंगे, ये वीडियो लगभग मैं 3-4 बजे के आसपास या फिर 5 बजे के आसपास में पोस्ट करने वाला हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन ये वीडियो जब भी जाएगा 3-4 बजे 5 बजे जब भी जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब देखो आपके पास ना ये जो 20 मार्च का टाइम है, यानी कि जो साइंस 2 का पेपर जिस दिन देकर आ रहे हो उस दिन, चलो मान लो 1 बजे पेपर छूट के आ रहे हो, 1:30 बजे तक घर पे पहुंच रहे हो, आराम कर लिया आपने, सो के उड़ गए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, बहुत अच्छा होता है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ना आप स्टडी स्टार्ट कर देना। किसका स्टार्ट कर सकते हो? पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि ये आपके पास आधा दिन है। अब ये जो आधा दिन है ना, इसको आप हिस्ट्री स्टार्ट करके थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। तो यार ये सबसे अच्छा तरीका है कि यार इसमें ना ये पूरा दिन दोपहर से लेके या फिर शाम से लेके रात तक जो पढ़ाई कर रहे हो ना, इसमें आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर लो। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कर सकते हो। समझ लो कि कोई चैप्टर आपका रह गया था, मान लो 4-5 चैप्टर्स है, उसमें आपका एक चैप्टर रह गया था, आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं, तो वो चैप्टर नहीं समझा तो उसके वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हैं वो लर्न करो। और एक मेरे तरफ से रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि हिस्ट्री हो जाए चाहे पॉलिटिकल साइंस हो जाए, ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको जितना हो सके उसके आंसर्स को लर्न करना। कहां से लर्न करोगे? आपके पास नोट्स होगा, डाइजेस्ट अगर फॉलो करते हो, या फिर 21 मोस्ट लाइकली सेड, अपेक्षित बोलते हैं उसको, 21 का अगर आपने बुक खरीदा है ना, वहां से एकदम याद करना शुरू करो, रट्टा मारना, लर्न करना, जैसा आपकी मर्जी वो उसको शुरू करो। क्योंकि इसमें ना आपको एग्जाम में ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू राइट मोर। मैथ्स में सॉल्व करना होता है, साइंस में आपको लॉजिकल थिंकिंग करके आंसर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल इतना नहीं होता है। आपको चीजें याद करनी है, उसको दिमाग में रखनी है और उसको लिख के आना है, और उसके पीछे अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है तो और अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, जो भी चैप्टर पढ़ना है वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, सर्च करो, पढ़ाई करते रहो, इतना बोलूंगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाता था मैं, व्हाइट बोर्ड था हमारे पास, हम जितना भी हो सके स्टोरी के फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाते थे। कई सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताएं, हिस्टोग्राफी में अलग अलग जो हमारे स्कॉलर्स रहे, हिस्टोरियंस रहे, उनके बारे में मैंने बताया, अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है, ये सब चीज, टैंजिबल इंटैंजिबल कल्चर, ये सभी चीज अगर आप ज्यादा कंसेप्ट समझना चाहते हो तो हमारे वीडियोस देख सकते हो, पूरा अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग पे ध्यान दो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन टिप देना चाहूंगा। दूसरा कि अब आप क्या कर सकते हो, जो अगला दिन रहेगा 21 मार्च का, शुरू होते ही सुबह होते ही अगर आप 6 बजे मान लो उठते हो पढ़ाई करने के लिए, तो यार हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। 9 चैप्टर है टोटल, या तो 1 से लेकर 9 चैप्टर मुझे बताओ। अगर आप देखोगे तो पूरा दिन मिलाओगे तो भी आप 9 चैप्टर पढ़ सकते हो। चलो मान लो 9 चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, 7 चैप्टर भी पढ़ रहे हो, तो 7 चैप्टर इधर हो गया, अगला प्लस 2 चैप्टर जो है वो अगले दिन को ट्रांसफर कर दो। तो अगला दिन 22 मार्च, 21 को हिस्ट्री पढ़ लिया, पूरा दिन हिस्ट्री गया। अगले दिन 22 मार्च का जो हिस्ट्री बचा हुआ था, समझ लो 2 चैप्टर आपका हिस्ट्री बचा है वो पढ़ लो, बाकी पूरा जो टाइम बचा हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज कर लो। और उसके बाद जो रात का समय है और अगले दिन का मॉर्निंग का समय है, उसमें आप पूरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज कर सकते हो। तो 23 मार्च को आपका एग्जाम रहेगा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का। तो इस प्रकार से चीजें करोगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो। समझ लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने पूरा पहले ही पढ़ रखा है, तो उसको तो बस रिवाइज करना है, वो तो एक दिन का काम है तो वो कर लेगा। लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को, उसको कुछ मालूम भी नहीं है, तो ये 2 दिन आपको दबा के मेहनत करना है, लेकिन हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़े ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम में बहुत क्वेश्चन आते थे, इतने क्वेश्चन होते थे, कितना पढ़ना पड़ता था, बड़े ब्रीफ आते थे। लेकिन आपको तो बहुत इजी कर दिया, हिस्ट्री में पैसेज भी आ जाता है आपको, हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है डिटेल वाले जो ब्रीफ बोलते हैं, वो भी 2 या 3 मार्क्स के लिए ही आता है। तो बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, 25 to 30, 35 to 40 इस प्रकार से चीजें लिखनी होती है। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं दोस्तों, चिल रहो, आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे किसकी तरफ, हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये तो हमारा हो गया एक रिकमेंडेशन जो हम आपको बताए और आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। अब असली खेल शुरू हो रहा है यहाँ पे। असली खेल क्या है, जो कि हमारा लर्निंग स्ट्रैटेजी। क्या है लर्निंग स्ट्रैटेजी हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसा आता है? अब देखो 28 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, 28 मार्क्स का पेपर है, मतलब टोटल 40 मार्क्स का वैसे पेपर आता है। हिस्ट्री आपका 28 होता है, और जो पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स बोल लो, पॉलिटिकल साइंस आपके 12 मार्क्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हो सकता है। तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो आपका पहला आएगा वो आएगा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय चूज द करेक्ट ऑप्शन? यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज जैसे दिए होते हैं, वैसे आपको एक एमसीक्यू दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द 1 ऑप्शन एंड उसको रीराइट करना पड़ेगा, पूरा एमसीक्यू वापस से रीराइट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने आएंगे? वैसे 3 आएंगे, 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स ईच। कैसे आए थे? ये कुछ प्रीवियस ईयर के लेकर आया हूं मेरे पास, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज में यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछे गए थे पिछले साल, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। और हमेशा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, ठीक है,
क्वेश्चन बैंक और टेक्स्ट बुक, ये दोनों मिला के अगर आप पढ़ लोगे ना, ठीक है, टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस ये मिला के पढ़ लोगे और कहां से आंसर लर्न कर लोगे, नोट्स या फिर आपका 21 हो या फिर डाइजेस्ट हो, इससे अगर आप पढ़ लोगे, मैं बोलता हूं आपको आराम से 40 में से 38-39 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ टेंशन की बात नहीं है, बाकी बाहर का सोचो ही मत, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस ले लो। टेक्स्ट बुक के मोस्टली सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन है सब कर लूंगा, टेक्सुअल क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, उसका आंसर नोट्स या फिर डाइजेस्ट या फिर 21 से लर्न कर लेना, आपको ईजी हो जाएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो अब देखो पिछले साल क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या आया था, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, इसका सही जवाब है दोस्तों जेम्स अगस्टस हिकी। चैप्टर पढ़ाया मैंने, ये इनका जिक्र भी किया है चैप्टर के, जब मैंने पढ़ाया था ये वाला चैप्टर तो मैंने जिक्र किया था। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में वो स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आया था, कितना इजी है, बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप हमारे वीडियोस देखोगे तो अपने आप मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब लिखा के ही आपको पॉइंट वाइज बता के ही बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई है। तो एक बार देख लेना यार, फास्ट फॉरवर्ड में 2x स्पीड लगा के एक एक चैप्टर देखोगे, 3-3 4-4 वीडियो बनाया मैंने हर चैप्टर का, तो वो देखोगे तो मुझे लगता है यार 4-5 घंटे में आपका पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है अगर आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड 2x की स्पीड से देखोगे तो थोड़ा एक बार देख लेना, आपका दिमाग में आइडिया मिल जाएगा हर चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उसका एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को कोई समझाता है ना कोई चैप्टर को तो ज्यादा इजी लगने लगता है और उस चैप्टर के बारे में पूरा अंदाजा लग जाता है कि वो चैप्टर में क्या है, किस बारे में है वो चैप्टर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं आप हमारे वीडियोस देख लो, सर्च कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 10 स्टैंडर्ड के इसमें चले जाना, प्लेलिस्ट में जाके 10 स्टैंडर्ड हिस्ट्री का ढूंढना, आपको मिल जाएगा। बहुत लंबा प्लेलिस्ट है हमारा क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड हमसे पढ़ते हुए हमारे बच्चे बहुत ज्यादा है, मतलब 6 के भी है, 7 के भी, 8 के भी, 9 के भी, 10 के भी, 11 के भी, 12 के भी। तो हमारे हर बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इसके लिए हम सभी बच्चों के लिए हम मेहनत अपना दिखाते हैं। तो प्लीज आप लोग के लिए एक रिकमेंडेशन है, जरूर से देखना हमारे वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे। अब इसका स्टोरी बताओ तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया था इसकी शुरुआत की गई थी अंग्रेज के जमाने से। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम के वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या थे, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो ये थे, इनका नाम याद रख लेना, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर कनिंगम भी याद रख लोगे, दिमाग में आ जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, रिलेट करके पढ़ोगे तो दिमाग में ज्यादा देर तक चीजें रहती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। इंडिया में पहला म्यूजियम, ये तो पढ़ाया था, याद ही होगा, कोलकाता में था यार, इंडियन म्यूजियम नाम था। कितना सिंपल है, याद रखना, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में ब्रिटिश लोग ने बनाया था, ठीक है, फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, याद रखना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी बच्चा अगर अच्छे से टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जितने भी एमसीक्यूज है या फिर 21 के एमसीक्यूज सब पढ़ के चले जाओ और कॉन्सेप्ट उसको पता है, उसने चैप्टर के वीडियोस देखे, हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में है, रीडिंग वीडिंग करता है वो बच्चा, तो 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकता है कि नहीं, तो आराम से निकाल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पे बच्चे को मिल सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 1B आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1B में जो होता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट इट। मतलब आपको ना पेयर्स बना के रखे होते हैं, पेयर्स मतलब क्या होता है, जोड़ी, ठीक है। अब ये जोड़ी बना के रखे होते हैं, इसमें आपको ना पहचानना होता है कि गलत जोड़ी क्या है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने सिर्फ लिख के लाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं लिख के लाया हूं कि क्या कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे आपको पहचानना है, ठीक है। तो रॉन्ग पेयर दिया रहेगा, समझ लो ये 4 रॉन्ग पेयर है, मतलब सॉरी 4 आपको पेयर दिए हुए हैं, आपको गलत पेयर को पहचानना है। जैसे बेंजामिन ट्यूडेला स्पेन में है, मार्को पोलो इटली से बिलोंग करते हैं, इब्न बतूता इंडिया से बिलोंग करते हैं और युआन शुआंग जो है चाइना से बिलोंग करते हैं। ये 4 स्टेटमेंट दे दिया। अब मुझे इसमें कोई गलत है क्या पहचानना है, तो नाम से देखोगे ये बेंजामिन ट्यूडेला चलो स्पेन के होंगे, ये मार्को पोलो इटली से बिलोंग करते हैं, ये इब्न बतूता इंडिया से थे क्या, नहीं, ठीक है। अब इसका सही जवाब मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये बतूता जो था वो इंडिया से नहीं था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग पेयर हो जाएगा। तो इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। वैसे ये मलखम जो है एक फिजिकल एक्सरसाइज का गेम है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम लोग मलखम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, वो एक रहता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे वो ऐसा उठाते हैं ना और एक ये होता है आपका खंबा होता है, तो उस प्रकार का गेम होता है, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज गेम। फिर कबड्डी होता है, वो बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम है, सही बात है। आइस हॉकी जो होता है वो एडवेंचरस गेम है, एडवेंचर आता है उसमें। और एक होता है अट्टा पट्टिया, ये अट्टा पट्टिया जो है ना वो इंडोर गेम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग पेयर है, अट्टा पट्टिया इंडोर गेम, आउटडोर गेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा गलत है, आइडेंटिफाई तो रॉन्ग पेयर करना है, मतलब 4 जोड़ी दी हुई है, 4 जोड़ी में से एक जोड़ी गलत है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप क्या करो, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपको दिख रहे हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, उसको एकदम चाट लो मतलब क्या होता है लर्न कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो अच्छे से लर्न कर लेना सबसे पहले, तो ये काम करोगे। फिर 21 के कैटेगरी में आ जाओ, उसमें क्या करो, क्वेश्चन बैंक से कंपेयर करो
कि यार ये क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है क्या जो 21 में है, उसको टिक करो और उसको याद करो, देखो वो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस मैं अपने एंड से भी कराऊंगा आप लोग के लिए, टेंशन मत लेना, ये तो लर्निंग स्ट्रैटेजी है, अगले दिन से आपको चीजें मिलने लगेगी, कुछ ना कुछ मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि ये मेरा सब सब्जेक्ट नहीं है तो उतना मेरा एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि साइंस का मुझे पूरा मालूम है, तो पूरा मैंने चैप्टर 20 का 20 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैथ्स का जो भी 13 चैप्टर है, 8 उधर 7 उधर इधर 6, टोटल मिला के 13 चैप्टर, तो ये पूरा मैंने पढ़ाया और 2-2 3-3 बार पढ़ाया हुआ है। हिस्ट्री मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मैंने एक बार पढ़ाया, पूरा पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ाने का जो मेथड था वो अलग था, उसमें मैं कुछ चीजें पढ़ता था खुद तब पढ़ाता था, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना उतना मेरे को, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियर का और एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले का लेना देना बहुत कम होता है। बट फिर भी मैंने पढ़ाया आप लोग के डिमांड की वजह से, क्योंकि आप लोग का बहुत डिमांड आया था उस टाइम पे, पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है, बहुत डिमांड था कि सर आप भी हिस्ट्री पढ़ाओ, क्योंकि कोई टीचर मिल रहा नहीं था उस टाइम पे पढ़ाने के लिए, तो आप ही हिस्ट्री पढ़ाओ वगैरह पढ़ाओ। अब इस साल से हम क्या करेंगे, नए टीचर्स रख लेंगे जो सोशल स्टडीज में एक्सपर्ट होंगे, तो उनको हम हायर कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं कर सकते थे, तो ये चीज आपने ही हमें करने बोली थी, दैट्स व्हाई हमने किया। लेकिन जरूर से जितना भी चीजें हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जो भी चैप्टर चाहिए या फिर जो पिछले साल के कई सारे वीडियो उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वो वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा, वो वीडियो भी देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और है, जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट, फिर बाल शास्त्री जांबेकर दर्पण न्यूज़पेपर, भाऊ महाजन ज्ञानोदय और बाल गंगाधर तिलक केसरी, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, भाऊ महाजन ज्ञानोदय, ठीक है। तो ये है, इसको सही तरीके से पहचानना है, ठीक है। तो ये पिछले साल के कुछ थे वो मैंने बता दिया। अब इसमें भी नॉर्मली देखा जाए तो बच्चा 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें चीजें ना रिमेंबर करने का गेम है, अगर आपको रिमेंबर है वो चीज तो आप आंसर कर पाओगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं आगे पीछे से भी कर सकते हो, 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि डू एज डायरेक्टेड होता है। आप बोलते हो सर इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड आता है, यार हिस्ट्री में भी आता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी डू एज डायरेक्टेड आता है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, डू एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा दिया है वैसा करो, तो इसमें डू एज डायरेक्टेड में एनी 2 करना होता है। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कोई 2 करना होता है, 4 मार्क्स आएंगे, मतलब 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच हो जाएंगे ये क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन पूछा जाए कि यार कुछ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन बताओ, हो सकता है कुछ कंसेप्ट चार्ट ड्रॉ करने आ जाए, फ्लो चार्ट बोलते हैं ना, कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप भी बोल सकते हैं। फिर टाइमलाइन ड्रॉ करने आता है कि ये ईयर में क्या हुआ था, ये ईयर में क्या हुआ था, 1948 1942 में क्या हुआ था। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा पिछले साल जैसा पूछा था, प्रिपेयर एक फ्लो चार्ट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब टोटल 3 में से कोई 2 करना होता है। जैसे पिछले साल क्या पूछा था, देखो सबसे पहले पूछा था एक टाइमलाइन का क्वेश्चन। टाइमलाइन का क्वेश्चन में क्या दिया था आपको ना, ऐसे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ था, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में, और ये जहां पे ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन डैश दिख रहा है ना, वो डैश था, मतलब वो खाली जगह था। अब उसमें आपको आंसर भरना है, वो कैसे समझ में आएगा, ये सभी चीज टेक्सचुअल ही है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आए थे, तो टेक्सचुअल जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, 9 चैप्टर, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो दो एग्जांपल है बस, वो आराम से कर सकते हो। तो 1876 में भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये कब हुआ था, ये आपको दिया था भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश ना, 1876 का इसका योगदान है एडी में, 1876 एडी में। वैसे 1932 में क्या था, भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश था, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। फिर डैश में ये था भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश, तो ये किसमें था, 1937 में था। वैसे 1946 में क्या था, भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश, तो यहां पे हमने लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां भी दिख रहे हैं आपको, उसका आंसर लर्न कर लो यार, मैं यही बोलूंगा। जितने भी आपको ऐसे कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप, फ्लो चार्ट जहां भी दिख रहे हैं पूरे चैप्टर्स में, टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले तो उसको एकदम चार्ट लो, मतलब रट लो एकदम अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करके ले लो अपने हाथों से डायग्राम बना के, ये कर सकते हो। तो ये होते हैं ऐसे टाइमलाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है, मतलब उसमें टाइम दिया होता है 1948 जो भी है। अब आता है एक फ्लो चार्ट, जिसको कंसेप्ट चार्ट भी बोलते हैं, कंसेप्ट चार्ट के क्वेश्चन। अब आपको ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिर्फ ये लिख के दिया हुआ, ये दिख रहा है बीच में, ये ऐसा ही आएगा, लेकिन ये जहां पे लाइन मैंने खींचा हुआ है, मतलब ये जो है ना, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, ये पूरा ब्लैंक था। अब यहाँ पे था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। मुझे बताओ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कितने होते हैं यार, कोई भी बच्चा बताएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो हमने स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पढ़ाया था आपको, तो पूरा उसमें पढ़ाया था यार, कितने सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और भी बहुत सारे चीजें हैं, फुटबॉल है, ठीक है ना, इतने सारे गेम्स है। तो आप जो मर्जी आप लिख सकते हो, और खासकर वही लिखना जो हमारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, तो वो ज्यादा वेटेज होता है, मतलब अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ऐसे कंसेप्ट चार्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मुझे बताओ कंसेप्ट मैप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट ही है। आपको दिया था टैंजिबल कल्चर है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, टैंजिबल क्या होता है, इनटैंजिबल क्या होता है, ठीक है ना, हेरिटेज साइट पूरा पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, आप देखो जाके सर्च करो। तो टैंजिबल कल्चर हेरिटेज जो होता है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट आ जाते हैं, इसमें आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, इसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं ओल्ड वाली, इसमें आपके एंशिएंट साइट्स आ जाते हैं जो लोगों ने बनाया था पूर्वज ने। तो ये सभी चीज डैश मतलब बॉक्सेस खाली रहेंगे, उसमें आपको लिखना है। तो वो कहां मिलेंगे, आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलेंगे, जहां जहां ऐसे आपको फ्लो चार्ट, कंसेप्ट मैप,
चार्ट दिख रहे हैं वो पूरा उठा के प्रैक्टिस कर लो, देखो उसमें से ही आएगा, नथिंग बाहर का ज्यादा नहीं आता। 99% मैं आपको बोल सकता हूं अंदर की चीजें आने के चांसेस है, जहां तक मैंने पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखे। ओके, अब मुझे बताओ कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे क्या, आराम से कर पाओगे? तो मतलब ये जो आपका क्वेश्चन था डू डायरेक्टेड में, ये 4 मार्क्स का है, तो क्या मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप 4 में से 4 मार्क्स यहां पे नहीं निकाल सकते? कोई भी बच्चा निकाल सकता है, सिर्फ 2 कंसेप्ट चार्ट को ही आपको सॉल्व करना है यार, इजी होता है, 4 में से 4 निकल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं जाऊंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आता है? ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 2A था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2B। अब क्वेश्चन नंबर 2B में आता है राइट शॉर्ट नोट्स। अब असली खेल शुरू हो रहा है, ये सब जितने इसके पहले थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, समझ में आ रहा है? अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2B से जो है ना, वो आपका जो याद किया हुआ जो दिमाग है ना, वो काम आएगा। अब आपको यहां पे याद करना पड़ेगा, इन शॉर्ट हिंदी में बोलूं तो रटना पड़ेगा। शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पिछले साल आया था सुबाल्टन हिस्ट्री के बारे में, शॉर्ट नोट लिखो, ज्यादा लिखना नहीं होता है, 25 से 30 वर्ड, ज्यादा बड़ा नहीं होता। कुछ लोग ना पूरा पेज भर के आते हैं, हिस्ट्री सुबाल्टन हिस्ट्री के बारे में जितना चीज पता है सब लिख के आगे, ऐसा नहीं लिखना होता है। प्रॉपर 25 से 30 वर्ड, कितना होता है यार 25 से 30 वर्ड, मतलब इतना पैराग्राफ, बस आधा पेज, उतना लिख के आओगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो 25 to 30 वर्ड जितने भी आपको शॉर्ट नोट्स आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, इतनी ईजी होती है चीजें ना यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है? बस शॉर्ट नोट्स आपको जो भी लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, जैसे पिछले साल सुबाल्टन हिस्ट्री आया था, वोल्टायर के बारे में लिखने आया था, लूरी म्यूजियम के बारे में आया था, ल्यूरी का स्पेलिंग गलत है ना, ल्यूरी म्यूजियम हो गया। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे ना। तो आप देखो टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स उठाओ, याद करना शुरू करो। तो शॉर्ट नोट्स आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2B में 4 में से 4 आप निकाल सकते हो अगर आप शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन मैं चलो फिर भी आपके लिए 3 मार्क्स पकड़ के यहाँ पे चलता हूँ। 3 मार्क्स निकाल लोगे, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो 3 मार्क्स, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन, मतलब एक तरीके से बोलूं तो गिव रीजन आता है। गिव रीजन क्या होता है? एनी 2 करना हो, 4 मार्क्स का है, मतलब 2 मार्क्स का 1, 3 दिया रहेगा, 3 में से तो कोई 2 कर लो, 2 मार्क्स का 1 हो जाएगा। इसमें टेक्सचुअल गिव रीजन जितने हैं ना, मैं यही बोलूंगा रिकमेंडेशन कर लेना, टेक्सचुअल गिव रीजन में से ही आएगा, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। 4 में से यहां पे भी आराम से आप 3 मार्क्स निकाल सकते हो। अगर दोनों लिख लिया 1.5 मार्क्स, मतलब आधा मार्क्स कट हो रहा है, दोनों में से आराम से 3 मार्क्स निकल सकता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया रहेगा? अब आप सोच रहे हो कि सर ये हिस्ट्री में भी पैसेज आता है क्या? यार बिल्कुल आता है। जो बच्चे ने कंसेप्ट और जो पेपर पैटर्न है वो देखा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। हमारे टाइम तो आता नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी यार हम लोग अनलकी थे क्या, हमारे टाइम में हिस्ट्री कैसे आता था पता नहीं क्या? 1 सेंटेंस, शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट चार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, इतना पढ़ना पड़ता था ना हिस्ट्री ज्योग्राफी में। आप लोग लखिए कि आपको याद जो है ना वो कम करना पड़ता है, आपको मतलब कंसेप्ट को ज्यादा समझना होता है और याद कम करना होता है। और ये अच्छी बात है, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेटर है, हुआ है हमारे टाइम से आप तक थोड़ा तो बेटर हुआ है। हम आज से अगर 8-9 साल पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो मैं चीजें सोचता था यार कितना पढ़ना पड़ता है, मतलब साइंस ठीक है चलेगा यार, मैथ्स ठीक है चलेगा, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में ना एकदम मौत आती थी यार। मतलब इतना याद करना पड़ता था, रटना पड़ता था बैठ बैठ के, इसका ईयर याद करो 1940, बहुत हेक्टिक होता था हमारे सभी के लिए, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन फिर भी आप लोग को बहुत सिंपल कर दिया। तो क्या आता है आपको? लगभग पैसेज आता है, कितना? 12 से 15 लाइन लिखा रहेगा, समझ लो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ पैसेज जैसे इंग्लिश में आता है ना पैसेज, वैसे ही आपको पैसेज दिया रहेगा। लेकिन वो पैसेज कैसा रहेगा? आपका टेक्सचुअल रहेगा, कोई हिस्ट्री का चैप्टर का कोई पैराग्राफ रहेगा, कोई भी हिस्ट्री के चैप्टर का पैराग्राफ रहेगा, वो दिया रहेगा। और उसके बेस पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, मतलब आंसर द फॉलोइंग रहेगा। इसमें से आपको ये पैसेज में से आंसर को ढूंढ के लिखना है। तो सिंपली क्या करना है? सबसे पहले जो पैसेज रहेगा उसको एक बार रीड कर लेना, नजर घुमा लेना, फास्ट करना, बहुत ज्यादा टाइम मत देना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 25, 15-20 लाइन जो भी दिया रहेगा आपका पैसेज का, उसको फटाफट रीड कर लो। थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि ये किस बारे में है, कौन से चैप्टर का है। तो आपने वो चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली कर लोगे, पैसेज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप वो क्वेश्चन को रीड करना कि कैसे क्वेश्चन पूछा है, कि क्या पूछा है, कि यार ये हिस्टोरियन क्या है, किसके बारे में पूछा है। फिर वो पैसेज में जाके उसी नाम के बारे में रिसर्च करना, ढूंढना, आपको वो मिल जाएगा, और उसका आप प्रॉपर तरीके से आंसर बना के, स्टेटमेंट बना के, जस्टिफाई करके लिखना। बस यही चीज है, टूटा फूटा इंग्लिश नहीं, थोड़ा सा कोशिश करना अच्छा इंग्लिश लिख पाओ। तो इस तरीके से करोगे तो यार बताओ 4 में से आराम से 3 मार्क्स निकाल सकते हो। यहां पे भी मैं आपको 3 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, जिसको हमारे टाइम में ब्रीफ कहा जाता था, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन। तो एनी 2 मतलब 3 मार्क्स का है। देखो कितना सिंपल कर, हमारे टाइम में 5 मार्क्स का आता था, पूरा भर पेज 1.5 पेज भर के लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर सिर्फ आपको 3 मार्क्स के लिए है, मतलब इसके आंसर्स जो होते हैं वो छोटे होते, ज्यादा बड़े नहीं होते, ओनली 60 to 70 वर्ड्स के होते। तो यार जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे डिटेल वाले जो दिख रहे हैं ना, वो पढ़ लेना। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाले आते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इसमें डिस्टिंग्विश पूछ लेता है। तो अगर डिस्टिंग्विश पूछेगा तो आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट
पॉइंट लिखने हैं दोस्तों। बच्चे गलती करते हैं 4 पॉइंट लिख के आते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 6 पॉइंट इधर, 6 पॉइंट उधर, तो डिस्टिंग्विश होता है। जैसे इनटेंजिबल टेंजिबल कल्चर हो गया, ऐसे कई सारे डिस्टिंग्विश आते हैं, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर कंपैरिजन आ जाता है, मतलब एक तरीके से डिस्टिंग्विश ही हो गया वो भी, और 6 पॉइंट लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से करोगे तो यहां पे भी आप 6 में से 4 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर ही लोगे, कोई भी बच्चा, मतलब एवरेज के लिए बता रहा हूं। टॉपर तो 6 में से 6 निकालेगा, लेकिन फिर भी मैं 4 पकड़ के चल रहा हूं। अब बताओ, ये हो गया पूरा का पूरा हिस्ट्री का पेपर पैटर्न एक्सप्लेनेशन, और कैसे कहां से आपको पढ़ना है, क्या चीज है, ये आपको मैंने बता दिया। आइडिया, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारा क्या शुरू होता है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस शुरू होता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। तो अगेन पहला क्वेश्चन क्या आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए आता है, मतलब कोई 2 एमसीक्यू आएंगे आपके, जो भी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स है, टेक्सुअल है, वो आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पिछले साल क्या पूछा था, ये सभी चीज पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकाले हैं मैंने। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब फ्रॉम द ओडिशा। देखो ये याद आ गया, गोंड और ओडिशा। ओडिशा जब पढ़ाया था, मतलब चैप्टर जब पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओडिशा में गोंड टाइप जो है काफी ज्यादा थे, जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था, मतलब आंदोलन किया था। तो ये गोंड ट्राइब याद रखना, ओडिशा का जिक्र हुआ। तो इस तरीके से आपको जो जब आप रीड करोगे ना, चैप्टर बाय चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझोगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ चीजें दिमाग में रह जाएगी। तो कैसे भी क्वेश्चन आने दो, आप कर पाओगे उसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे 2 में से 2 मार्क्स आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स बहुत इजी होता है। ट्रू और फॉल्स कोई भी बता सकता है, लेकिन उसका रीजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी टेक्सुअल वाले हैं ना, ये मैंने नोटिस किया कि टेक्स्ट बुक में से ही आता है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जितने भी ट्रू और फॉल्स है विद रीजन, आप अच्छे से लर्न कर लेना, आराम से 3 मार्क्स तो निकाल ही लोगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी नहीं, 2 और क्वेश्चन आते हैं। नहीं यार, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट आता है पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले, टेक्सुअल है ये भी। ठीक है, टेक्सुअल वाले जितने भी है टेक्स्ट बुक के पीछे वाले अच्छे से लर्न कर लेना। एनी वन करना है, 2 में से 2 निकाल सकते हो, इजी है। ठीक है, कंसेप्ट जो होता है ना, जैसे कुछ बेसिक सा एक्सप्लेनेशन आ गया तो वो आपको करना है, और 2 मार्क्स के हिसाब से 25 to 30 वर्ड्स इज इनफ, तो उस प्रकार लिख सकते हो। फिर 8B जो होता है वो भी डुएज डायरेक्टेड होता है, मतलब टोटल 2 दिए रहेंगे, 2 में से कोई एक करना है। अब डुएज डायरेक्टेड में अगेन फ्लो चार्ट आ सकता है, या तो कंसेप्ट चार्ट या तो कंसेप्ट मैप। कैसे आते क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे पिछले साल आया था कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को इलेक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है कि कहां कहां से इलेक्शन होंगे। जैसे समझ लो कि मैं पालघर में रहता हूं, तो पालघर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। ठीक है ना, जैसे पूरे इंडिया लेवल का है, तो यार इंडिया लेवल में देखा जाए तो यार महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट में कहां कहां इलेक्शन होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, इलाका बनाया जाता है। फिर फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, कौन कौन वोट दे सकता है, जैसे मैं वोट इस बार दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में आता है, तब जाके मैं वोट करने जाऊंगा ना वहां पे, तो वोटर लिस्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद का प्रोसेस है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, कि यार किसको वोट देना है। तो यार वो जो मेंबर होंगे, वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होंगे कि जिनको वोट मिलने वाला है, उनका नाम भी तो होना चाहिए कि इस बार इलेक्शन में कौन कहां से खड़ा हुआ है, तो उसका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का एक फॉर्म निकलता है, वो पूरा तैयार किया जाता है, एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि कहां से किसको खड़ा किया जा रहा है और किनको वोट देना है। फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है, मतलब प्रचार किया जाता है घूम घूम के। जैसे आपको जानते हो इस बार के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, इस बार 2019 में इलेक्शन हुआ था, अभी 2023-24 में वापस से सेंट्रल इलेक्शन होगा, मतलब पूरे इसके लिए। तो पिछले 2 बार से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जीत रही है, मोदी सरकार। ठीक है, उसके पहले कांग्रेस सरकार ने दो बार राज किया, मतलब 5-5 साल, 2004 से लेकर 2014 तक। अब 2014 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट बीजेपी ने राज किया। अब 24 का इलेक्शन आएगा, उसमें कौन करेगा, वो मोस्टली तो वही करेंगे, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन कैंपेन होता है, तो सब लोग अपना प्रचार करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा एजेंडा ये है, हमारा आइडियोलॉजी है, तो ये लोग अपना प्रचार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो वोट्स को काउंटिंग, एक्चुअल काउंटिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, वोट्स को गिना जाता है, और फिर बाद में क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये लास्ट में आप लिख सकते हो रिजल्ट, ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से चीजें होती है किसमें, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस में। तो आप ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कंसेप्ट मैप बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिख सकते हो, आराम से मार्क्स मिल सकता है। फिर ठीक है, फिर एक और जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे फ्लो चार्ट आ गया, कंसेप्ट मैप आ गया, तो इसमें था रीजनल पार्टीज। तो रीजनल पार्टीज कौन कौन है महाराष्ट्र में, तो जितने भी आपको नाम याद आ रहे हैं, जैसे पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, ये तो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये सुना होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, ऐसे कई सारे रीजनल पार्टी है जो महाराष्ट्र की हैं। तो आप लिख सकते हो वो चीज, इसको लर्न कर लेना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, दैट इज डुअल डायरेक्टेड एनीवन, कितने मार्क्स का है भैया, 2 मार्क्स का है ना, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, 2 मार्क्स का ही है, कंफर्म एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारे पास पूरा सेटअप है हमारे पास। ठीक है, तो यस 2 मार्क्स का है पूरा। ठीक है, डुअल डायरेक्टेड, ये हम लोग ने यहाँ पे फ्रेम कर लिया है। क्लियर
क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बता रहा था कि यहाँ पे भी कोई बच्चा अगर होगा तो मुझे बताओ, ये फ्लो चार्ट में एक अगर कर लेता है अटेम्प्ट तो 2 में से 2 मार्क्स नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता है 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स यहां से भी मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ब्रीफ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का होता है, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है। कोई 2 रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये 25 to 30 वर्ड्स में लिखना रहेगा, सिर्फ 2 मार्क्स का है, इसके लिए टेक्सचुअली आता है, तो इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स निकाल सकते हो। चलो मैं एक ही पकड़ता हूं, मान लो कि आप कमजोर हो थोड़ा पढ़ाई में, मैं एक ही पकड़ के चलता हूं। फिर भी हम लोग अगर टोटल मार्क्स काउंट करें स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं मार्क्स काउंट करने की कोशिश करूं आपके लिए, तो यहां पे मैं बता दूं क्या था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखो तो यहां पे 3 मार्क्स मुझे मिल रहा है, मतलब मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हो और इतने इतने मार्क्स स्कोर करते हो हर एक क्वेश्चन में, तो एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते या फिर मोर देन एवरेज थोड़े से नॉर्मल अच्छे टॉपर होने के नाते आप कितने स्कोर कर सकते हो? मिनिमम 40 में से वो कैलकुलेट करेंगे। तो 3 यहां से हो जाएगा, मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा ही नहीं क्या? हाँ लिखा, 3 3 6 हो गया। बताओ 6 + 4 10 हो गया, ठीक है। 10, ठीक है। 10 के बाद नेक्स्ट 10 और ये 6 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 के बाद ये 3 और ये 4 कितने हो जाएंगे? 16 4 20 और ये 3 23 हो गया। 23 + 2 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30 एंड 2 32। मतलब मैं एक एवरेज बच्चों के लिए भी पकड़ के चलूं तो आराम से आपको 32 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स, जो कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में काफी अच्छा मार्क्स माना जाता है। लेकिन ये तो मैंने बिल्कुल एवरेज बच्चों के लिए पकड़ा है। लेकिन जो अच्छा पढ़ने वाला है, जिसने मोस्टली सब चीज का कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके रखा है, कंसेप्ट चार्ट को लर्न करके रखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सप्लेन द ब्रीफ हो गया, गिव रीजंस हो गया, डिटेल वाले क्वेश्चन हो गया, ये सब चीज पहले उसने लर्न करके रखा है। क्योंकि देखो बाय हार्ट तो करने के लिए टाइम चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना कि ये 2 दिन के गैप में कोई बच्चा पूरा पूरा बाय हार्ट कर लेगा। बाय हार्ट तो आपको पहले से ही करके रखना था। तो जो भी आपका फरवरी का टाइम था, उम्मीद करता हूं कि पूरे साल भर आपने मेहनत किया होगा, तो यार ये आराम से इतने मार्क्स निकलेंगे। लेकिन जिसने और मेहनत किया होगा ना, मैं आराम से बोल सकता हूं कि कोई बच्चे को ना 38 मार्क्स तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। तो इस प्रकार से मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर आराम से 30 32 34 35 मार्क्स इजीली यू कैन स्कोर इन द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। एंड उसी प्रकार ज्योग्राफी में भी 40 आउट ऑफ 35 तो बहुत इजीली निकलता है। कुल मिला के आपका 85 to 90 मार्क्स मतलब आराम से आ रहा है 100 में से सोशल स्टडी सब्जेक्ट में, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, जिसके हेल्प से आप 90% इजीली 85 to 90% इजीली निकाल सकते हो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? समझ में आ गया? तो दोस्तों यही था एक स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको थोड़ी सी ठीक लगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आई एम नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं कोई इस सोशल स्टडी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसके वीडियोस अवेलेबल है, मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप सर्च करो, पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो चलो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। जितना भी हो कोशिश करूंगा बीच बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस में लाता रहूंगा, आप लोग को डालता रहूंगा, तो आप लोग बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।